ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। और अक्सर हम लोग परिचय की शक्ल में जो अपनी तारीफ होती है वो सुनने में अजीब लगता है, इसीलिए मैंने आग्रह किया कि वो वक्त भी कुछ बाबा साहब पर बात करने में ही क्यों न लग जाए। लेकिन शुक्रिया आपका कि आपने परिचय दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संयुक्त नागरी जयंती समारोह 2022 में आए हुए मंचासीन सम्मानितगण और इस मंच के सामने उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। मैं पहली बार नागपुर आया हूं और पहली बार ही ऐसा संयोग बना है कि मैं इस ज़मीन की मिट्टी भी छूने के लिए आपके बीच में आया हूं, जिससे बड़ा दिन मेरे लिए अब तक कोई नहीं होगा। इसलिए मैं बहुत भावुक भी हूं कि आज मैं दीक्षा भूमि में खड़ा हूं, क्योंकि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमें अपनी जड़ों से काटा जा रहा है। और जब भी हम ऐसी किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। और आज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि दीक्षा भूमि में आकर के मैंने अपनी जड़ों को महसूस किया है। साथ ही जिस दौर में पूरे मुल्क में नफरत की आग फैलाई जा रही हो, दिल में गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार को रख करके आज के दिन बाबा साहब की तस्वीर पर भी माला पहनाया जा रहा हो, नफरत का व्यापार सियासत की आड़ में किया जा रहा हो और उन्हें यह गुमान है कि वो संविधान सम्मत हर एक लोगों की आवाज को कुचल देंगे, हमारे नायकों को मिटा देंगे। मैं नागपुर के एक कोने से दूसरे कोने की यात्रा करते हुए आया और ये महसूस कर रहा हूं कि लाख आंधियां चलें, मुझे कोई चौराहा, कोई सड़क ऐसी नहीं मिली जिस पर बाबा साहब की तस्वीर लगा करके कुछ लोग जन्मदिन न मना रहे हों। बहुत कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर अंबेडकर को उनकी किताबों और विचारों से मार करके उनकी तस्वीरों और मूर्तियों में उन्हें कैद करके उन्हें भी अवतार बना दिया जाए। मगर आज मैं ये बात पूरे गर्व से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आज उम्मीद का दिन है मेरे जैसे लोगों के लिए कि आज सोशल मीडिया से लेकर के आम जनता के बीच तक महात्मा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे नायक बनकर के उभरे हैं जिन्होंने संघर्ष, पढ़ाई, लड़ाई और इस मुल्क के आईन को बचाने की पूरी रवायत हमें दिशा दिखाने के लिए सौंपी है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इस पूरे आयोजन में चूंकि मुझे विषय सौंपा गया है भारत का संविधान और नई शिक्षा नीति, मगर मैं विषय पर आने के पहले कुछ जरूरी बातें इस मंच से कहना भी चाहता हूं। यूं तो मैं उत्तर प्रदेश के एक पूर्वांचल से आता हूं, इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी किया, वहां पढ़ा रहा हूं और आज महाराष्ट्र के
नागपुर की दीक्षा भूमि की पावन भूमि पर आया हूं। भूगोल सिमट कर रह गए और ऐसा लगता है कि अपनों के बीच से चल करके अपनों के बीच ही आया हूं। एक ऐसे ही देश की कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की रही होगी, जिसमें भौगोलिक सीमाएं और भाषाएं जख्म और संघर्षों की बीच बाधा नहीं बनती। मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन मुझे हिंदी आती है, लेकिन इस पर मुझे कोई गर्व नहीं है। अफसोस है कि मुझे मराठी भी आनी चाहिए थी। इस देश की भारतीय भाषाओं को जानते समझते शायद हम एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए उस डाइवर्सिटी को एक करते। और भंते साहब ने अभी ठीक पहले मेरे ये बात कही कि इस मुल्क को अगर चलना है तो भारत के संविधान से ही चलेगा, किसी भी धर्म की किताब से या किसी भी धार्मिक नीति से नहीं चलेगा। मेरी बातचीत के मूल में यही है कि हम भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं। मगर अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि जिस 2022 में हम बाबा साहब की 131वीं जयंती को मना रहे हैं, बहुत अफसोस है कि इसी मुल्क में संविधान लागू होने के बाद भी एक बहुत बड़े तबके में नफरत फैलाई जा चुकी है। उन्होंने नारा दिया था कि हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उस नारे पर चल करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए, मंदिर बनवा भी लिया। मगर अफसोस कि 2022 में रामनवमी के दिनों में राम के मानने वाले लोग मस्जिदों के सामने जाकर के जिस तरह से हथियार लहरा रहे हैं, उन्हें अपमानित और जलील कर रहे हैं, दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बड़े मंच से यह बात कहना जरूरी है कि वो सारे लोग भारत के संविधान के विरोधी हैं और हम उनकी मुखालफत करते हैं। क्योंकि अगर इस देश में नफरत की आग लगाई जाएगी तो वह आग केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं रहेगी, उस आग में सबके घर जलेंगे। और तब मैं लौटता हूं अपनी जड़ों की ओर कि बाबा साहब के 3 गुरुओं में से सबसे पहले गुरु तथागत बुद्ध, जिनके ऊपर एक निबंध हम लोग को पढ़ाया जाता था, द लाइट ऑफ एशिया। मैं मानता हूं कि तथागत बुद्ध के रूप में हमारे पास द लाइट ऑफ एशिया नहीं, द लाइट ऑफ वर्ल्ड है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। पूरी दुनिया को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले, इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले हमारे अगुआ का नाम है तथागत बुद्ध। और मजबूरी में इस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर कहते तो हैं कि हम युद्ध के नहीं, बुद्ध के देश हैं। मगर हकीकत यह है कि हमारे देश में वो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छड़े हुए हैं। इस बात को यहां से कहना जरूरी है। आपको अपना चेहरा जब बचाना होता है तो आपको बुद्ध याद आते हैं। आपको जब अपना नफरत की आग को छिपाना होता है तो अंबेडकर याद आते हैं। और जब जब मौका मिलता है तो गोडसे गोलवलकर को लागू करने में वो पीछे नहीं हटते। हमारे पास विरासत में जो सांस्कृतिक जड़ मिली हुई थी, उसमें एक ऐसे नायक के एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन के हिस्से की भूमि पर मैं खड़ा होकर एक बात कहता हूं। भारत आजाद हुआ तब भी भारत में देवी देवताओं की जनसंख्या थी 33 करोड़ और भारत के बाशिंदों की जनसंख्या थी 30 करोड़। यानी कुछ देवता सरप्लस थे, ज्यादा थे। जितने लोग थे उससे ज्यादा देवता थे, फिर भी वो गुलाम थे। और उन्होंने उन देवताओं को भी मनुष्यों में बांट करके कहा कि वो किसके देवता हैं। मगर आज मैं दावे से कह सकता हूं कि उन 33 करोड़ देवताओं, गोडसे गोलवलकर, हेडगवार के वारिसों और तमाम लोगों के तराजू एक तरफ और हमारा अकेला नायक एक तरफ डॉक्टर BR अंबेडकर, वो उन पे भारी पड़ता है। ये बात केवल जोश में कहने की नहीं है, इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि इस मुल्क में जो मुल्क का आईन बना, उस आईन में एक बहस हुई
कि संविधान की शुरुआत किस चीज से की जाए। कुछ लोगों ने यह सलाह दी कि भारत में भगवान के नाम से संविधान शुरू होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा खुदा के नाम से हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इस पर वोटिंग होगी, और यहीं से वो शुरुआत समझिए। संविधान सभा की बहस की वोटिंग में भगवान हारता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जीतते हैं, जिससे भारत का संविधान शुरू होता है। एक राष्ट्र बनता किससे है? क्या एक भूगोल को हम राष्ट्र कहते हैं? और उस भूगोल में रहने वाले कुछ लोग ये दावा करें कि हम प्रमाण पत्र देंगे कि आप राष्ट्रभक्त हैं कि राष्ट्र द्रोही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कह दी कि हम भारत के लोग मिलकर के राष्ट्र बनाते हैं, इस मुल्क की जमीन, इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क की साझा विरासत, इस मुल्क का आईन, सब मिलकर के, इतनी भाषाएं, इतने संस्कृतियां, सब मिलकर के भारत बनती हैं। और इन बहुरंगी संस्कृति के देश को कुछ लोग एक रंग में रंगना चाहते हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो सीधे उंगली उठाकर कहते कि यह गलत है और हम तुम्हें एक रंग में इसे रंगने नहीं देंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि इस मंच से वे बात बोली जाए। यह अहमियत है उस भारत के संविधान की। हमारे लिए अहमियत भारत के संविधान की और क्या है? उनको मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी। उनको मौका मिला तो उन्होंने लिखा मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि एक महिला को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होना चाहिए। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि शूद्र अगर वेद के श्लोकों को सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डालना चाहिए। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि इस देश में महिलाओं और शूद्रों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखना चाहिए। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि इस देश में जगह, जमीन और संपत्ति का अधिकार महिलाओं और शूद्रों को नहीं देना चाहिए। हमारे नायक को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिखा जिसमें सब बराबर थे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था। यह फर्क है उनमें और हम में। हमने भारत के संविधान से ही बहुत कुछ सीखा है। दुनिया के तमाम देश जिन्होंने अपने यहां बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया था, भारत के संविधान ने डे 1 से महिलाओं को भी बराबरी का हक दिया। ये यूं ही नहीं हो गया था। उसके पहले डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपने 3 गुरु बनाए, उन गुरुओं की विरासत उनके साथ थी। तथागत बुद्ध, महात्मा कबीर और महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। एक ने दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, बराबरी और मोहब्बत का, दया का पाठ पढ़ाया, सबको बराबर किया। उस तथागत बुद्ध के यहां आज दुनिया समझती है कि हां, एक ऐसा दर्शन है जो पूरी दुनिया में अपनी अहमियत रखता है। मैं हिंदी पढ़ाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में, इसलिए मुझे पता है कबीर का मतलब केवल उस पाठ्यक्रम की दोहों से नहीं है, जिनमें तो ऐसा लगता है कि इस देश में कबीर को पढ़ाना कोई मजबूरी हो। ऐसे ऐसे दोहे पाठ्यक्रम में लगाए गए कि आपको कबीर से प्रेम नहीं पैदा होगा, विरक्ति पैदा होगी। पाठ्यक्रम कौन बना रहा था? वही लोग जिनके जहन में यह था कि महिलाएं और शूद्र पढ़ लिए तो सवाल करेंगे। आऊंगा नई शिक्षा नीति पर, और आज के दिन उस पर बात करना जरूरी भी है। मगर कबीर उन पाठ्यक्रम के दोहों से बाहर जब लिखते हैं कि एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाभन कौन सूदा, हम कत तुम कत बाभन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर ने मोहब्बत की बात की। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में।
खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। उसी भक्ति आंदोलन में रविदास ने लिखा कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष की जात के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीत, दोनों में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास विचार। रविदास ने कहा कि इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई में हम हैं ही नहीं, इन दोनों में कोई खुदा और भगवान नहीं है। उसी दौर में बुल्ले शाह ने लिखा कि पढ़ पढ़ यार मुफाजिल बनिया, कदी अपने नाल नू पढ़िया ही नहीं। उसी दौर में गुरु नानक ने लिखा, बाबा फरीद ने लिखा, पलटू दादू भीखा ने लिखा कि सबके केंद्र में क्या है इंसानियत, और जिन्हें सदियों से दबाया गया था वो आंख में आंख डाल करके लिखते हैं रविदास, जाके सिर सब ढोर ढुअंत हैं, अजहू फिरे बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करें दंडौती, तिन तने रविदास दासानुदासा। हम उस विरासत के लोग हैं जिन्हें आज मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में फंसाया जा रहा है। मेरा सवाल यही है कि जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो बताएं कि उनके हिंदू राष्ट्र में तथागत बुद्ध की जगह कहां है। कबीर, रविदास, गुरु नानक, पलटू दादू भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद की जगह कहां है। और वहां से होते हुए बसवन्ना, चोखा मेला, आयंकली, नारायण गुरु और महाराष्ट्र की जमीन पर खड़ा होकर के जिसे एक नाम को और शिद्दत से लेना चाहूंगा, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ये सारे लोग तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में नहीं है, तो हम इस हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं और ऐसे हिंदू राष्ट्र को कभी बनने नहीं देंगे। ये कहना मुश्किल भरा है, फिर भी मैं ये कहने का जोखिम उठा रहा हूं। मैं चाहता तो इस मंच पर खड़े होकर के अपनी पढ़ी हुई 10 किताबों से ये आपके सामने बताता कि देखो इस किताब में बाबा साहब ने ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है। मगर मुझे लग रहा है उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं आपके सामने ये कहूं कि आज अगर बाबा साहब होते तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा यह है, जिस खतरे की चेतावनी बाबा साहब ने 1940 में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में दे दी थी कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म मनुष्यता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय विरोधी है, वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। इसलिए हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, यह कहा था हमारे पुरखे ने। तो फिर कौन सा राज बनाना चाहते थे बाबा साहब? बाबा साहब शायद रविदास के बेगमपुरा जैसा एक राज बनाना चाहते थे। उस बेगमपुरा में क्या था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कबीर के अमर दसवां में क्या था? सब बराबर के हैं, सब में उसका नूर है, सब एक जैसे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। और उन सब को मिलाकर भारत के संविधान में बाबा साहब ने यह हक दिया कि आप सब बराबर के नागरिक हैं, लेकिन चेतावनी भी दी थी। मैं उस चेतावनी को कोट करना चाहता हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बात में बाबा साहब ने एक बात कही कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर यह राजनीतिक बराबरी तब तक कोई अर्थ नहीं रखेगी जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी कायम नहीं होगी। और यह कागज का पुलिंदा बचेगा संविधान, अगर इसे लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इस देश में अब संविधान केवल कागज का पुलिंदा मात्र ही बचा है और सारा काम संविधान के विरोध में किया जा रहा है?
और उस काम में एक काम है नई शिक्षा नीति 2020। दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे देश में लोग इंसानों से लड़ रहे थे। आपदा को अवसर में बनाकर 3 कृषक कानून, 3 श्रमिक कानून और नई शिक्षा नीति 2020, ये 3 चीजें लागू कर रहे थे। इन्हें इंसानों की फिक्र नहीं थी, इन्हें वह फिक्र थी कि कैसे फसलों और नस्लों को, कैसे श्रमिकों के अधिकारों को और कैसे आपके बच्चों के भविष्य में शिक्षा के अधिकार को निजी हाथों में बेच करके मानसिक गुलाम पैदा किया जाए। इसलिए ये तीनों काम एक साथ कोविड की आड़ में हुए। दोस्तों, ये बात यहां पर कहना जरूरी है कि हमारे पुरखों ने कभी भी किसी भी किस्म की धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ी थी। अगर सबने मिलकर कोई लड़ाई लड़ी थी तो वो एक लड़ाई थी शिक्षा और स्वाभिमान की लड़ाई। हमें वह लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यही आज का सच है। महात्मा फूले, उनके पिता ने जब उनसे कहा कि तुम धर्म विरुद्ध काम कर रहे हो, महिलाओं और शूद्रों के लिए शिक्षा की बात कर रहे हो, अब या तो तुम अपना घर चुनो या ये स्कूल चुनो। हाथ उठाकर बताइए, ज्योतिबा फूले ने क्या चुना था? क्या चुना था? अपना घर चुना क्या? उन्होंने स्कूल चुना। अगर वो अच्छे पुत्र बनकर पिता की बात मान गए होते तो आज हम शायद ज्योतिबा फूले को याद नहीं कर रहे होते। लेकिन अपने परिवार और पिता के खिलाफ जाकर जाने कितने पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदलने के लिए उन्होंने उन लोगों के लिए स्कूल खोलना शुरू किया जिनके बच्चों को शिक्षा वंचित कर दी गई थी। आज शिक्षा की बात करना सबसे जरूरी सवाल इसलिए है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बाबा साहब ने जब अपना वक्तव्य रखा तो उन्होंने कुछ चिंताओं में से सबसे प्रमुख चिंता यह की थी कि इस देश में पैसा जो आप वसूलते हैं सबसे वसूलते हैं, मगर आप शिक्षा पर कितना खर्च कर रहे हैं? 1% से भी कम। इसलिए शिक्षा का बजट बढ़ाना है, तभी भारत में समानता और न्याय स्थापित होगा। 1888 में ड्यूक ऑफ कनॉट आए थे पुणे में, इसी महाराष्ट्र के दूसरे कोने पर। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे इशारे में बताइएगा। मैंने जिस दौर में कबीर, रविदास, नानक, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद की बात की, भारत में पुनर्जागरण हो रहा था, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तथागत बुद्ध ने एक रोशनी दिखाई थी। दूसरी बार रोशनी वो 13वीं, 12वीं, 14वीं सदी में दूसरी बार भारत में उठी थी। उसी समय दुनिया के दूसरे कोने पर रेनेसा हुआ। वहां के लोगों ने साफ कह दिया ईश्वर मर गया है, और उन्होंने 15वीं शताब्दी तक जाते आते अपने यहाँ विज्ञान और तकनीक से औद्योगिक क्रांति की, और 16वीं शताब्दी तक आते आते पूरी दुनिया के बड़े हिस्से को गुलाम बना लिया। हमारे यहाँ क्या हुआ? हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सब थे। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ कुछ लोग जो हिंदू राष्ट्र और सनातन परंपरा की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जीरो की खोज हुई थी। मैं उनसे पूछता हूं कि जीरो के आगे फिर क्यों नहीं बढ़ पाए? जीरो पर ही क्यों रुक गए? आज जितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें से कितनी खोज आपके उस धर्म की किताब का है जिसमें लिखा था मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय? और वहां कहते हैं चारवाक और लोकायत थे। मैं भी कहता हूं कि यहाँ चारवाक लोकायत थे, तथागत बुद्ध थे, विज्ञान का दर्शन था। लेकिन तुमने विज्ञान के दर्शन को नहीं चुना, तुमने वेद और पुराण को चुना, जिसके जरिए अंधविश्वास और कर्मकांड इस देश में फैलाया जा सके। तुमने कबीर की विरासत को नहीं चुना, तुमने रामराज की विरासत को चुन लिया, जिसमें लिखा था जय बरनादम तेल कुमारा सुपच करात कोल कलवारा, मेल जनायु तेल कुदाना। उनको चिंता थी इस बात की कि जाति व्यवस्था टूट रही है और आंख दिखावे डांट, ब्राह्मण को शूद्र लोग आंख दिखा रहे हैं, राम राज्य के उसको चिंता थी। फिर भी मैं कह रहा हूं कि तुमने जो विरासत चुनी उसमें हमारे नायकों को नहीं चुना। वो हमारे नायक नहीं, पूरी इंसानियत के नायक थे। तो ये लड़ाई किस बात की है? 2 किस्म की विचारधाराओं की लड़ाई है।
एक विचारधारा में वो लोग हैं जो सनातन धर्म से लेकर के हिंदू धर्म की बात करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार को लेकर चलते हैं, और दूसरी तरफ वो विचारधारा है जिसके सबसे पहली मशाल तथागत बुद्ध की है, कबीर रविदास नानक पलटू दादू भीखा की है, नारायण गुरु आयन काली की है, चोखा मेला और ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले से होते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। इस दो विचारधारा की लड़ाई में हम बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार की विचारधारा के लोग हैं, इसलिए गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार की विचारधारा के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यह मत समझिए कि यह कुछ चुनाव लड़ने की लड़ाई है, कि आज कुछ लोग चुनाव हार गए तो लगता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई हार जाएंगे, आज लगता है कि वो सत्ता में बैठे हैं तो हमारा विचार खत्म हो जाएगा, आज लगता है उन्हें कि डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी सी मूर्ति बनवा दो, दलित पिछड़े खुश हो जाएंगे कि हम भी डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो आपके बच्चों की शिक्षा बर्बाद करे, जो आपके बच्चों का रोजगार बर्बाद करे, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए सारी सरकारी संपत्ति को अपने दोस्तों को बेच दे, जो इस देश के मुल्क के आईन को, भारत के संविधान को चकनाचूर कर दे और बड़ी सी मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर की लगाकर उस पर माला पहनाए, क्या उसे आप अपना नेता मानेंगे? क्या वो हमारे नायक हो सकते हैं क्या? अरे हम उस विरासत के लोग हैं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर खुद कह के गए थे, व्यक्ति पूजा मत करना, मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा और सड़क की लड़ाई में मिलूंगा। तो पढ़ाई और लड़ाई में आज जरूरत है डॉक्टर अंबेडकर को अपने सीने से लगाकर आगे चलने की। कहीं धोखा न हो जाए कि हम भी किसी मूर्ति के सामने दंडवत होकर के पूजने लगे और डॉक्टर अंबेडकर को वो लोग विष्णु का अवतार बना दें। खतरा इस बात का है क्योंकि अब वो डॉक्टर अंबेडकर को खत्म तो नहीं कर सकते, खत्म तो नहीं कर सकते ना। मैं इस पूरे पोस्टर देख करके आ रहा था नागपुर में, तो दो पोस्टर दिखा, इशारे में बात करूंगा, इस वैचारिक मंच से किसी नेता का नाम लेकर के इसकी गरिमा को हल्का नहीं करूंगा, लेकिन इशारा समझ जाइएगा तो बताइएगा खतरा क्या है। नए नए लोग मुख्यमंत्री बने, नेता बने, तो एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे नेता हैं। क्या ये दोनों एक साथ चल सकता है क्या? हनुमान चालीसा और डॉक्टर अंबेडकर एक साथ चल जाएंगे क्या? आप पहचान गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। और दूसरे तो वो लोग हैं ही, उसी पोस्टर में उन्होंने बनाया था हनुमान चालीसा का भव्य आयोजन आधा, और दूसरी तरफ भारत रत्न संविधान के निर्माता पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की जयंती समारोह। ये दोनों एक साथ चल सकता है क्या? और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अंबेडकर की मूर्ति बनवा करके सोच रहे हैं कि हम सबके नायक बन जाएंगे। पूछिए उन लोगों से कि 2 अप्रैल का भारत बंद क्यों करना पड़ा था। पूछिए उन लोगों से 2 अप्रैल 2018 को इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा मिल करके भारत की सड़कों पर क्यों उतरे थे। क्योंकि उनकी सरकार में SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी की गई थी। इस देश का वंचित, शोषित 90% बहुजन मुट्ठी बांध करके देश की सड़कों पर था और 56 इंच की सरकार को पहली बार झुकने पर मजबूर कर दिया था। यह आपकी ताकत है। और दूसरी ताकत, उसी साल, उसी टेन्योर में जब 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया कि इस देश में अब दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चे प्रोफेसर नहीं बन सकते, तो चाहे 2 अप्रैल का भारत बंद हो, दोस्तों इस बात को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, कि चाहे 2 अप्रैल का भारत बंद हो या 5 मार्च 2019 का भारत बंद हो, इस देश के बड़े बड़े नेता जब एसी में लेटे हुए सोए हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, इस मुल्क के समझदार, जागरूक, बाबा साहब की विरासत वाले लोग दिल्ली और देश भर की सड़कों पर उतर गए और दोबारा 13 पॉइंट रोस्टर पर झुकने पर मजबूर कर दिया था। यह 2 जीत हमारे साझा संघर्षों की जीत है। इसलिए इस बात का इशारा करना जरूरी है कि आज कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि उनके नेता हार रहे हैं तो उनकी जनता भी हार गई। हमारे पुरखे कभी हारे नहीं थे।
भेजा था ज्योतिबा फूले की भी हत्या करने किसी को। आपने जीवनी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ज्योतिबा फूले उसको बुलाकर पूछते हैं कि तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? तो वो व्यक्ति बोलता है कि इसके मुझे इतने रुपए मिलेंगे। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि इसका मतलब तुम गरीब हो, तुम्हें पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं बनूंगा, आओ तुम अपना काम पूरा करो। वो आदमी अपने हाथ का हथियार रखकर उनके चरणों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया। उस व्यक्ति का नाम था घोंडिबा, जिसके साथ संवाद में गुलामगिरी ज्योतिबा फूले ने लिखी है। हमारे नायक तो वो थे तथागत बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फूले और अंबेडकर, जिन्होंने परायों को भी अपना बना लिया। आज हमारे कुछ लोग पराये होकर उनकी गोद में बैठ करके, मान्यवर कांशीराम कहते थे, चमचे हो गए और हमारी बातों का सौदा वहां कर रहे हैं। इस वैचारिक मंच से अगर ये खरी खरी बातें नहीं कहूंगा तो मैं अपने आप से आंख नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार को लेकर के आज अंबेडकर की मूर्ति पर माला डाले, वो आज अंबेडकर से आंख नहीं मिला पाए होंगे मूर्ति से, क्योंकि उनको पता था कि वो बहुत बड़ा धोखे का काम कर रहे हैं। मैं कम से कम घर लौटूं तो गर्व से कहूं कि दीक्षा भूमि में खड़े होकर इस दौर का वह सच कहना था जिसे कहने पर जेल में भेजा जा रहा है, वह सच कह के आया हूं। मैं अंबेडकर और फूले को थोड़ा सा जी के आया हूं, इसलिए आपके बीच में आया हूं। और यह सच यह है कि मेरे अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू, डॉक्टर अंबेडकर के रिश्तेदारी के प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े, गौतम नौलखा वर्बर राव आज इस देश की जेलों में हैं। उमर खालिद से लेकर के तमाम नौजवान जेल में हैं। और आज आपको लगता है कि भारत का संविधान बचा हुआ है? इस देश में आज कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाता है और कल जाकर के राज्यसभा की शपथ लेता है, आपको लगता है कि भारत का संविधान अभी बचा हुआ है? इस देश में ईवीएम पर कोई भी बटन दबाओ, अगर वो गलत होती है तो उन्हीं को वोट पड़ता है। फिर भी इस देश में कोई चुनाव आयोग नहीं बचा हुआ है और आपको लगता है कि भारत का संविधान बचा हुआ है? इस देश में नई शिक्षा नीति के नाम पर पूरी शिक्षा को बेच दिया गया। 3 श्रमिक कानूनों के नाम पर श्रमिकों को बेच दिया, किसानों की फसलों और नस्लों को बेच दिया। फिर भी आपको लगता है कि भारत का संविधान बचा हुआ है? तो जी हाँ साहब, केवल इतना ही बचा है कि अभी भी हम यहां खड़े होकर उनकी आलोचना कर रहे हैं, मगर यह अभी कितने दिन बचेगा? नई शिक्षा नीति ने क्या किया है, मैं बहुत इशारे में आपको समझा रहा हूं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मतलब है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जितने मेंबर्स बनेंगे उनमें आधे से लोग ज्यादा जो बाहर के शिक्षा जगत से बाहर के आएंगे वो बैठेंगे। यानी डिसीजन कौन लेगा? कोई और व्यक्ति, कि आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति कहती है क्लोजर और मर्जर, यानी पुराने स्कूल जिसमें विद्यार्थी कम है उन्हें बंद किया जाएगा। 45,000 डिग्री कॉलेजों को अगले 20 साल में बंद करके 15,000 पर लाया जाएगा, क्लोजर और मर्जर के तहत, ताकि उनकी गुणवत्ता को उठाया जाए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो नई शिक्षा नीति में अच्छी अच्छी बात दिखाई कि ड्रॉप आउट रेशियो कम करेंगे, इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएंगे, भारतीय भाषाओं में शिक्षा देंगे, ग्रेडेड सिस्टम ले आएंगे कि इम्तिहान का दबाव विद्यार्थी पर न पड़े। तो सुनने में आपको भी लगेगा कि बड़ी अच्छी बात है। जैसे वो अमेरिका में जाकर बुद्ध को याद करते थे तो आपको भी अच्छा लगा होगा कि चलो बुद्ध की बात तो कर रहे हैं। अच्छा तो लगा ही होगा कि अंबेडकर की बड़ी सी मूर्ति पर माला तो पहना रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपका होने का दिखावा करके आपके अधिकारों को खत्म कर देंगे, मगर आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो नई शिक्षा नीति में क्लोजर मर्जर, ड्रॉप आउट रेशियो को कम करने की बजाय बढ़ाने के लिए मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बाहर के लोगों को ले आना और ग्रेडेड ऑटोनॉमी के नाम पर धीरे धीरे पूरे एजुकेशन पैटर्न को प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाना। ग्रेडेड ऑटोनॉमी क्या कहती है? जैसे वर्ण व्यवस्था बनी थी ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र,
पता नहीं ये भारत वाले विदेश में जाकर बड़े गर्व से बड़े बड़े सेमिनार में बोलते भी हैं कि नहीं, कि तुम्हारे यहाँ भले इंसान एक तरह से पैदा हो, हमारे यहाँ कुछ मुख से पैदा होते हैं, कुछ भुजाओं से पैदा होते हैं, कुछ जंघे से पैदा होते हैं। पता नहीं ये सब विदेश में ये सब बोलते हैं कि नहीं। पता नहीं ये बात विदेश वाले जानते भी हैं कि नहीं, कि हमारे यहाँ कुछ लोग नाली के गैस से भी चाय बनाते थे। बादल आ जाए तो रडार काम नहीं करता था। महाभारत काल में इंटरनेट था, तो महाभारत काल के बाद वो इंटरनेट बंद कैसे हो गया? भाई इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तुम्हारे यहां उड़न खटोला चलता था, तो हवाई जहाज पहले तुम्हारे यहां क्यों नहीं बना? तुम्हारे यहां प्लास्टिक सर्जरी अगर गणेश थे, तो उसके बाद तुम आज भी अपने यहां शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं कर पा रहे हो। यहां के नेताओं को इलाज कराना होता तो विदेश जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश के कमेरा लोगों ने, 90% श्रमिकों ने इस देश में शोध करके, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, इन जातियों ने शोध करके इस दुनिया को बहुत कुछ दिया, और उन्हें ही शिक्षा से वंचित करके उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया। इस देश के 10% लुटेरों ने 90% कमेरों के हाथ से शिक्षा रोजगार छीन करके केवल हमारा नुकसान नहीं किया है, इस राष्ट्र का नुकसान किया है। इसलिए सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही कौन है? वो लोग हैं। क्योंकि शोध, एक धोबी कैसे कपड़े से जुड़ा हुआ व्यवसाय करेगा, इसका शोध तो धोबी करेगा ना। एक कुम्हार ही खोजेगा ना कि बड़ा कैसे अच्छी मिट्टी से घड़ा बने। एक लुहार ही शोध करेगा ना कि लोहे का अच्छा इस्तेमाल कैसे होगा। तो दुनिया के विश्वविद्यालयों में उन्हें आगे बढ़ाया गया जो ज्ञान और शोध परक थे। हमारे यहां विश्वविद्यालयों में उन्हें आगे बढ़ाया गया जो मानसिक रूप से केवल गुलाम थे, और उन्होंने परजीवी की तरह श्रमजीवियों का शोषण किया था। इसीलिए तो आज भी दुनिया के 300 टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, क्योंकि हमने अपने यहाँ के रिसर्चर्स को बाहर कर दिया। मैं एजुकेशन पॉलिसी पर बोलने आया हूं, तो मैं आपसे ये सवाल करके जा रहा हूं कि जिस तरह वर्ण व्यवस्था थी ना, जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरह नई शिक्षा नीति ग्रेडेड ऑटोनॉमी ले आ रही है। सी ग्रेड के वे विश्वविद्यालय होंगे जिन्हें पैसा सरकार देगी, लेकिन वहां फीस कम होगी, पढ़ाई की गुणवत्ता क्या होगी पता नहीं। ग्रेड बी के यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन वो होंगे जिन्हें आधा पैसा सरकार देगी, आधा वो सेल्फ फाइनेंस करेंगे। और जैसे ही सेल्फ फाइनेंस करेंगे तो ग्रेड सी में जो सिलेबस 5,000 में पढ़ा जा रहा था, वो ग्रेड बी में आकर सीधे 50,000 का होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ये रॉकेट साइंस नहीं ना है। और ग्रेड ए के इंस्टीट्यूशन कौन से होंगे? जिन्हें एक भी रुपया सरकार नहीं देगी, वो सेल्फ फाइनेंस होंगे, वो ऑटोनॉमस होंगे। और उन ऑटोनॉमस कॉलेजेस को ये छूट होगी, जो मन करे पढ़ाओ, जैसे मन करे पढ़ाओ, जितनी मन करे फीस लो। तो इस देश में डीयू, जेएनयू, जामिया, एएमयू और वर्धा विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय की तरह विश्वविद्यालय जिनमें गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित लोगों के घरों के बच्चे पहली बार पढ़ने गए थे, वो विश्वविद्यालय धीरे धीरे बर्बाद होंगे। और उनकी जगह पर कौन से खड़े होंगे? अशोका, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां न रिजर्वेशन होगा, न गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चों का एडमिशन होगा। हमारे लिए नई शिक्षा नीति का मतलब ये है। इसलिए आज बाबा साहब को याद करते हुए मैं अपने विषय पर सबसे गंभीर बात करके जा रहा हूं दोस्तों, कि अगर हमने शिक्षा का अधिकार, जिसे पाने के लिए सावित्रीबाई फूले 2 साड़ी लेकर जाती थी, गोबर सहती थी, मिट्टी सहती थी, कूड़ा करकट सहती थी, पत्थर सहती थी, लेकिन कविता में लिखती थी कि वो मेरे ऊपर गोबर फेंकते गए और मैं उनके घर के बच्चियों को पढ़ाती चली गई। ये फर्क था उनमें और हम में। और आज भी मैं कह रहा हूं, गोबर पत्थर फेंकने वाले लोग जो कल सावित्रीबाई फूले पर पत्थर फेंका करते थे, वही आज गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। यही अंतर हमारे सामने पैदा हो गया। लेकिन गोबर और पत्थर फेंकने वालों का नाम कहीं दुनिया के इतिहास में नहीं है। मिट गए वो लोग जिन्होंने हमारे पुरखों के खिलाफ खड़े होकर के उनकी आवाज को दबाने का काम किया। इतिहास लिख गए हमारे पुरखे जिन्होंने सब कुछ झेल करके हमारा मुस्तकबिल लिख दिया है। इसलिए मैं यहां खड़ा होकर के एक जिम्मेदारी भरी बात कह रहा हूं आखिर में,
कि यह सारा वह सच है जिसे कहने पर इस समय देश में यूएपीए लगाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। और मैं तो उस राज्य से आ रहा हूं जहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। कहां बचा है भारत का संविधान? आप किसी मस्जिद के सामने जाकर नारा लगाएंगे कि टोपी वाला सर झुका के उनका नारा बोलेगा और उसके बाद घर पे बुलडोजर भी उनके चलेगा, तो कल बुलडोजर उनके घर पे चल रहा है, आज बुलडोजर हमारे घरों पर चलेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। कौन भूल जाएगा कि साथी रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या क्यों हुई थी, किसके कार्यकाल में हुई थी? रोहित वेमुला हैदराबाद का शोधार्थी, कोई जेल में है क्या रोहित वेमुला के हत्यारों में से? कोई डॉक्टर पायल तड़वी के सांस्थानिक हत्या के बाद कोई जेल में गया क्या? कोई जेल में गया क्या? जब राजस्थान में अर्जुन, जो मेघवाल लड़का है, मूंछ रख लिया था, उसे पता नहीं था कि दलित होकर मूंछ रखने पर हत्या भी हो जाएगी, कोई जेल में गया क्या? कोई जेल में गया क्या जब हाथरस की बेटी को पेट्रोल डाल करके जला दिया गया था, फिर भी कोई जेल में गया क्या? इस देश में आज भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर यह जुल्म और ज्यादती हो रही है, और दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति बना करके आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा के अवसर हमेशा के लिए खत्म किए जा रहे हैं। हम उस मोड़ पर खड़े हैं। आखिर में मुझे लगता है कि वक्त का सच कहना जरूरी है। हमारे यहां जनवादी आंदोलनों का नारा था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम आंख में आंख डाल करके सच कहेंगे, ये बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के सपनों का भारत नहीं है। और हम बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख के वारिस कभी भी वह भारत नहीं बनने देंगे। हम अपनी आंख से आंख मिलाकर यह वादा करें एक दूसरे से कि इस मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, वरना बचाने को कुछ नहीं रहेगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी यह भ्रम था कि मेरे घर वालों ने बड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया, इसलिए मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध किया, दिल्ली विश्वविद्यालय का इलाके में अपना पहला प्रोफेसर बना। तो मुझे लगा कि मेरे घर वाले न होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता, और सच भी है। मगर जब अपनी जड़ों से जुड़ा तो मुझे लगा कि मेरे जैसे जाने कितनों के घर वाले ऐसी कोशिश करते रहे होंगे, मगर तब तक वो कोशिश नाकाम रही जब तक इस मुल्क में भारत का संविधान और मंडल कमीशन नहीं था। अगर मैं यहां हूं तो भारत के संविधान और मंडल कमीशन की वजह से यहां हूं। और आज 14 अप्रैल 2022 को यह बात कह करके जा रहा हूं कि जिस सीढ़ी से चलकर हम आए थे, हमारी आंखों के सामने वो सीढ़ी तोड़ी जा रही है। इसलिए आज अगर बाबा साहब होते तो हमारे ऊपर नाराज होते कि जो कारवां हमने तुम्हें सौंपा था, एक वादा लिया था कि इसे आगे ले जाना, पीछे मत जाने देना, नहीं आगे ले जाओ तो वहीं छोड़ देना, तुम तो कारवां जाने कितना मील पीछे लेके जा रहे हो। ये कड़वी सच्चाई है। एक सांस्कृतिक संगठन जो इसे नागपुर से खड़ा होकर के 1925 से इस देश में राजनीति नफरत की कर रहा है और खुद को सांस्कृतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन कहता है, वो इस देश में केवल नफरत की आग फैला रहा है। उसके विचारक एकात्म मानववाद के लिए कहते हैं कि जैसे शरीर में मस्तिष्क का काम मस्तिष्क करे, पैर का काम पैर करे, वैसे ही समाज में जाति व्यवस्था होनी चाहिए। ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करे और शूद्र का काम शूद्र करे। वैसे लोगों को मानने वाले लोग 1925 से आज तक एकजुट रहे, और हम बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के मानने वाले लोग आपस में बिखरते गए। और आज हमारे सामने संकट यह है कि वो हमारे सपनों के भारत को खत्म कर रहे हैं। मैं उनसे आंख में आंख डालकर इसी नागपुर में कह के जा रहा हूं कि अगर हकीकत में बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार का एक भी वारिस
अपनी रीढ़ पर तनकर जब तक खड़ा होगा, न इस देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा, न इस देश के 90% वंचितों शोषितों के हाथ से उनके मुल्क के आइन को बर्बाद किया जा सकेगा। यह मेरा भरोसा है आपके सामने। और इसलिए जरूरत इस बात की है साथियों कि इस बात का इंतजार न करिए कि आपके घर तक कब तक, आपके कॉलर तक बात आ रही है। पड़ोस में अगर आग लगी हो तो आपका घर बहुत दिन तक सुरक्षित नहीं होगा। भगत सिंह को मैं याद करना चाहता हूं, बाबा साहब मिल करके, और कुडी अरसू में पेरियार, और अपने पत्र में बाबा साहब ने 23 मार्च 1931 के बाद संपादकीय भगत सिंह के नाम लिखा था। भगत सिंह के मन में भी इच्छा थी कि वो डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम करें। भगत सिंह ने कहा, मुझे जीने की ख्वाहिश है, लेकिन मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं मरूं तो मेरी लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाए। आने वाले वक्त में माएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखें। क्या हम जानते हैं या नहीं समझ रहे कि भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों के भारत को खत्म किया जा रहा है? आज बाबा साहब होते, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार। और आखिरी बात कि हमको डर लगता है ये बात कहने में कि वक्त खराब है। मेरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या ज्योतिबा फुले के वक्त में वक्त उनके समर्थन में था क्या? क्या डॉक्टर अंबेडकर जब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे तो वक्त उनके अनुकूल था क्या? क्या पेरियार जब दक्षिण भारत में लड़ रहे थे तो वक्त उनके अनुकूल था क्या? क्या भगत सिंह लड़ रहे थे तो उनके अनुकूल वक्त था? अरे वो लोग तो अकेले लड़ गए, हम तो इतने लोग हैं। अगर लगे तो उन्होंने कहा कि ये गांव बिखर जाए, ये सारे बाहर कहीं फैल जाएं। दूसरे गांव में गए तो उन लोगों ने बड़ा परेशान किया, खाने में परेशान किया, सोने में परेशान किया, चप्पल तक चुरा ले गए। सुबह जाने लगे तो उनको आशीर्वाद दे करके गए कि तुम सब हमेशा यूं ही आबाद रहो। उनके शिष्य ने पूछा कि जिन्होंने अच्छा काम किया आपके साथ, उन्हें आपने कहा कि बिखर जाओ, बर्बाद हो जाओ। जिन्होंने बुरा काम किया उसको तो कह के गए कि आबाद हो जाओ। उन्होंने जो जवाब दिया सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अगर बुरे लोग बिखर जाएंगे तो जहां जाएंगे बुराई फैलाएंगे, अच्छे बिखर जाएंगे तो जहां जाएंगे रोशनी फैलाएंगे। हम बाबा साहब के वारिस बिखर कर रोशनी तो फैला दिए। आज देश और दुनिया में पूरे भारत के जन आंदोलनों का सबसे बड़ा अगर अगुवा कोई बनकर उभरा है तो उसका नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर। CNRC का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, 13 पॉइंट रोस्टर का शिक्षा बचाने का आंदोलन हो, या संविधान बचाने का आंदोलन हो, डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें आजादी के बाद जमीन में गाड़ने की कोशिश की गई, मिट्टी फोड़ करके एक एक दिल में कैद हो गए हैं और आज हर बुलंद आवाज की अपनी तस्वीर बने हुए। मगर साथियों, इस कहानी का दूसरा हिस्सा यह है कि हम बिखरे रहे तो क्या हम उनसे लड़ पाएंगे? क्या नई शिक्षा नीति को रोक पाएंगे? क्या अगर शिक्षा बर्बाद हो गई, प्राइवेट स्कूलों में किसके घरों के बच्चे पढ़ते हैं? और जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब दिखाते हैं उनसे मेरा सवाल है। ओबीसी समाज से आता हूं और एक सवाल पूछता हूं कि अगर ओबीसी हिंदू है, इसका जवाब हिंदू राष्ट्र वाले भी दें और वो ओबीसी भी दें जो अपने को हिंदू मानते हैं और हिंदू को खतरे में मानते हैं। अगर ओबीसी हिंदू था तो 2019 तक इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 प्रोफेसर ओबीसी का क्यों था? आपके जज 52% कहां हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कहां हैं? इस मुल्क के 52% जमीनों पर क्या इस देश के ओबीसी का कब्जा है? अगर दलित हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, तो बताओ ये 85% आवाम की 85% जमीन, 85% डॉक्टर, 85% इंजीनियर, 85% प्रोफेसर कहां हैं? आपको हिंदू तब बनाया जाएगा जब मुसलमान के खिलाफ आग लगानी होगी। अगर आप हिंदू थे तो आपके आरक्षण को किसने रोका? विश्वविद्यालयों में बैठकर दलित, पिछड़े, आदिवासियों को एनएफएस कौन करता है? मुसलमान करता है क्या? इस देश में आरक्षण को खत्म करने वाला एक छोटा सा किस्सा। एक पंडित दूसरे के घर में कथा बांचने गया। मेरे पास 5 मिनट है अभी, आयोजक लोग बताएं।
अच्छा लग रहा है, बोलने ही रहूं। एक ब्राह्मण गया, और मैं हिम्मत कर रहा हूं यहां से सच और सीधा सब बात बोलने का। दूसरे के घर में बच्चे को पूछने लगे माँ बाप, दलित पिछड़े घरों के, कि हमारे बच्चे को देखिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ब्राह्मण ने बोला इसकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, हमसे हवन करा लो, तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ जाएगा। उसका बेटा भी साथ में था। घर लौट कर आया तो ब्राह्मण से पूछा कि मुझे भी रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरे लिए क्या कहोगे? तो ब्राह्मण ने कहा तुम्हारी ग्रह दशा ठीक है, आरक्षण है इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। दलित पिछड़े आदिवासी के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ग्रह दशा ठीक नहीं है, और अपने बच्चे के लिए आरक्षण दोषी है। भूल गए आप, यूक्रेन में अगर किसी का बेटा मरा, उस वक्त भी उनकी जातिगत नफरत ऐसी थी कि वो आरक्षण को गाली दे रहे थे। इस देश में मेरिट के नाम पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों को एकलव्य और शंभुक बनाने वाले लोग कौन थे? यह सवाल है मेरा उन लोगों से जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तुम द्रोणाचार्य के वारिस हो, हम शंभुक और एकलव्य के वारिस हैं, तुम द्रोणाचार्य और सुराम के वारिस हो जो नफरत करता है, जो हमारी हकमारी करता है। इसीलिए हमें तुम समझाते हो कि मुसलमान खतरा है। अरे हमें बताओ कि इस देश में 1% से भी कम जमीनें दलितों के पास हैं, वो जमीन कौन हड़प के बैठा हुआ है? मुसलमान हड़प के बैठा हुआ है। इस देश में लिटरल एंट्री हुई है दोस्तों। बाबा साहब होते, आज जयंती के दिन केवल उन पर गुणगान करने की बजाय उस खतरे पर बात करना जरूरी है। जो बाबा साहब होते तो उस खतरे के लिए इस देश में जंग का ऐलान, क्रांति का, उलगुलान का ऐलान किए होते। वो खतरा है लेटरल एंट्री का। आईएएस सबसे बड़ा इम्तिहान होता है ना। आईएएस बनने में पहले ये दलित पिछड़ों को रोकते रहे, और अब लेटरल एंट्री आए हैं। लेटरल का मतलब समझते हैं? बैकडोर, चोर दरवाजे से एंट्री। हम 90% कमेरा लोग हैं, श्रमजीवी लोग हैं। हमने श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया। हमें मेरिट में पीछे नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे एक अगुआ को मौका मिला तो 6 भाषाएं और 26 डिग्रियां लेकर के जब संविधान सभा की बैठक हुई तो सामने विकल्प बन के खड़ा था, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का नॉमिनेशन किया गया था। कोई एहसान नहीं किया था। और तुमने हमें रोका है, इसलिए हमारी मेरिट पर शक करते हो। मेरे सवाल का जवाब दो कि 340 पोस्ट पर लेटरल एंट्री तुमने कर ली। एक दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी, एक पसमानदा का नाम बता दो जिसको 340 को तुमने ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। कहां बचा है संविधान? और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग जवाब दें कि लेटरल एंट्री में एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्यों नहीं है? प्रोफेसर बनाने के लिए अब नया कानून ले आ रहे हैं कि पीएचडी डिग्री अब जरूरत नहीं है। उनका हाफ पैंट पहन करके जो शाखा लगाएगा उसे वाइस चांसलर बनाएंगे, प्रिंसिपल बनाएंगे, उसे प्रोफेसर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। अगर गृह मंत्री होगा उसके बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना के लाखों करोड़ों रुपए कमवाएंगे। अपने बच्चों को जितने नेता हैं आग लगाने वाले सब विदेश में पढ़ने के लिए भेजेंगे, बड़ी बड़ी नौकरी दिलवाएंगे, और आपके बच्चों को कहेंगे हिंदू धर्म खतरे में है, बचाने चलो, दंगा करने चलो। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, जब तक आप जागेंगे तब तक आपके बच्चों का भविष्य लुट चुका होगा। ये लेटरल एंट्री, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हमारे संवैधानिक मूल्यों, बाबा साहब के संविधान, ज्योतिबा फुले की लड़ाई, छत्रपति शाहू जी महाराज के आरक्षण, उन सब के खिलाफ है। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उसको चाय बेचते हुए रेलवे स्टेशन पर किसी ने नहीं देखा, मगर उसने इस देश की रेलवे को बेच दिया है आपकी आंखों के सामने, झूठ बोल करके। रेल बेच दिया, नवरत्न कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए, रेलवे की जमीनें बेच रहे हैं, और आपके बच्चों की शिक्षा नई शिक्षा नीति में बेच चुके हैं। और पहले ही वो बोल चुका है हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला उठाकर चल देंगे। बोल चुका है वो तो।
आप क्या करेंगे? आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, साहब कि तुम्हारी आंखों के सामने सरकारी संपत्ति को बेचकर संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही थी ना। अरे भाई, सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा में ही आरक्षण बचा है ना। जब सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा ही नहीं रहेगी तो आरक्षण आप कहां लेंगे? उसके सांसद ने बहुत पहले कहा था, ये दलित पिछड़े अब जाग गए हैं, अब आरक्षण को बोलकर खत्म करने की जरूरत नहीं है, हम आरक्षण को औचित्यहीन बना देंगे, आरक्षण रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि इस देश को ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद ने मिलकर के गुलाम बना दिया है। हमारे पुरखे ने एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी, और यह उम्मीद थी उसे कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा। मैं आज ये सवाल करके जा रहा हूं, क्या इस देश के 85% बहुजनों को अपनी गुलामी का एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप अपनी बेड़ियां कब तोड़ोगे? न शिक्षा है, न रोजगार है, न सरकारी नौकरी है, न देश बचा है, सब कुछ उनके हाथों में बेचा जा रहा है। आपके घर का एक इंजीनियर अगर दलित पिछड़ा है, वो अगर पुल गलत बना दे तो पूरी कौम को बदनाम करते हो। क्या आरक्षण वाले ऐसे ही होते हैं? ये बात सही है कि नहीं है? एक अगर आदिवासी से गलती हो जाए तो ये कहा जाता है कि इनमें मेरिट नहीं है। मैं सवाल पूछता हूं कि इस देश को लूट करके भागने वाले किसकी जाति बिरादरी के लोग थे? हमारे पुरखों ने इस देश को बड़ी मुश्किल से बनाया था। आज ये अपील करके आपसे जा रहा हूं कि शिक्षा बचाने की लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। मैंने अपने YouTube चैनल पर, जो मेरे ही नाम से डॉक्टर लक्ष्मण यादव, मैं चाहता तो मैं भी प्रोफेसर बन करके ये रह सकता था। अरे भाई, मुझे भी तो उम्मीद है कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, वाइस चांसलर बन जाऊं। किसको उम्मीद नहीं रहेगी? मेरे माँ बाप को ये उम्मीद नहीं है क्या कि मेरा बच्चा वो कुलपति बन जाए? लेकिन आज कुलपति कैसे बन रहे हैं? वो चाहते हैं कि मैं बोलूं कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, हिंदू राष्ट्र इस देश को बन जाना चाहिए, तो वो कुलपति बनाएंगे, क्योंकि तमाम दलितों पिछड़ों को तो बना रहे ना। मगर मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार के जड़ों से जुड़ने के बावजूद उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ करके अगर लाखों रुपए की नौकरी परमानेंट पा जाऊं, जेल जाने से बच जाऊं, बड़े बड़ी हवेलियां बना लूं, तो वो बहुत कुछ मेरे लिए होगा। लेकिन आने वाली पीढ़ियां जब मुझसे सवाल करेंगी तो मैं उनसे आंख नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी ऋण बेच दी थी उनके लिए जिन्होंने फूले, अंबेडकर, पेरियार के सपनों की हत्या की है। इसलिए मैं जोखिम लेकर सच बोल रहा हूं। इस देश में मनुस्मृति को फिर से लागू किया जा रहा है। भारत का संविधान बचाने की लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना है। याद रखिए 2 अप्रैल, याद रखिए 7 मार्च, 5 मार्च का भारत बंद, 2 अप्रैल का भारत बंद। नेता अगर हार जा रहा है तो क्यों हार रहा है, वो आपसे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनता अगर हार गई तो नेता गुलाम पैदा होगा। जनता जाग गई तो कभी गुलाम नहीं पैदा होंगे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा, रोजगार बचा कर जाएंगे। और इसलिए जो बात मैं कहकर के आपसे विदा ले रहा हूं कि बाबा साहब की इस दीक्षा भूमि में खड़े होकर जो ऊर्जा मुझे ली थी, ईमानदारी की ऊर्जा है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं की बात की थी ना। पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले वो बाबा साहब के होंगे क्या? अगर आप ईमानदारी से बाबा साहब को मान रहे हैं तो भारत के संविधान को मानेंगे ना। आप मनुस्मृति और किसी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में नहीं जाएंगे ना। जरूरत इस बात की है कि बाबा साहब को, अब फूले, अंबेडकर, पेरियार को, तमाम लोगों को अब दिल में बसाकर किताबों के जरिए आवाम तक ले चलें। और बिरसा मुंडा के उलगुलान की जरूरत है इस देश में। इस देश में जय भीम क्रांति का नारा है, उलगुलान क्रांति का नारा है, मंडल कांशीराम क्रांति के नारे के लोग हैं, फूलन देवी, सावित्रीबाई फूले क्रांति के अगुआ लोग हैं।
अब्दुल कयूम अंसारी, आसम बिहारी, उनकी विरासत के लोग क्रांति के लोग हैं। आज अगर इस देश में बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार के सपनों का भारत बनाना है तो एक उलगुलान की जरूरत है, क्रांति की जरूरत है। शिक्षा, रोजगार की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, आत्मसम्मान की लड़ाई, भारत को, संविधान को बचाने की लड़ाई अगर हम नहीं लड़ पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि तुम क्या कर रहे थे। मैं गर्व से कह कर के जाऊंगा कि उस दौर में भी सच बोलने पर जब जेल में डाला जा रहा था, गोली मारी जा रही थी, मैं दीक्षा भूमि में खड़े होकर कह रहा था कि भारत का संविधान खत्म किया जा रहा है और उसके खिलाफ लड़ाई में उलगुलान की जरूरत है। मैं तैयार हूं, आप ईमानदारी से जाकर सोचिएगा। अगर तैयार हैं तो चलिए डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, उनको किताबों के जरिए इस देश में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए, जाति जनगणना के लिए, निजीकरण के खिलाफ, नई शिक्षा नीति के खिलाफ, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद और पितृसत्ता के खिलाफ एक क्रांति का आगाज करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को नाज हो कि जिन्हें विरासत में सौंपा गया था उन्होंने उसे बर्बाद नहीं होने दिया, उस कारवां को आगे ले गए। मुझे आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम। Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.